डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको नीट 2020 में पूछे गए सेट E1 से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, आप लोग अपने सेट के हिसाब से उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये E1 सेट में 92 नंबर क्वेश्चन है। ये आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से लिया गया है। इसमें कहा गया है फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड in 0.1 molar NaOH given that the ionic product of NiOH whole twice is 2 into 10 to the power minus 15। इसके जो ऑप्शंस हैं, वन ऑप्शन इज 2 into 10 to the power minus 13 molar, टू ऑप्शन इज 2 into 10 to the power minus 8 molar, थ्री ऑप्शन इज 1 into 10 to the power minus 13 molar, and four option is 1 into 10 to the power 8 molar। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि निकल हाइड्रोक्साइड जो है NiOH होल ट्वाइस डिसोशिएट होगा Ni2 प्लस में और 2 OH माइनस में। लेट अस एज्यूम इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो ये Ni2 प्लस बनेगा S मोल पर लीटर और OH माइनस बनेंगे 2S मोल पर लीटर। लेकिन हमको NaOH से 0.1 मोलर NaOH है विच इज अ सोर्स ऑफ OH माइनस आयन, सो टोटल OH माइनस विल बी 2S प्लस 0.1। Now we will write formula for KSP for this salt will be concentration of Ni2 plus into OH minus की concentration का होल स्क्वायर। वैल्यू डालते हैं, KSP की वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 15, that equals to S into 2S plus 0.1, ये है OH माइनस की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, इसलिए हम लोग 2S प्लस 0.1 को अप्रोक्सीमेटली 0.1 पकड़ लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 into 10 to the power minus 15 इक्वल टू S into 0.1 का स्क्वायर। तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 2 into 10 to the power minus 15 divided by 0.1 का स्क्वायर, it will be 2 into 10 to the power minus 13। So correct answer is 2 into 10 to the power minus 13, which is option number 1। So 1 is 2 into 10 to the power minus 13, that is the correct option। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉलिड स्टेट चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विथ अ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस विल बी। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है उसको समझिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कॉर्नर पे एटम्स होते हैं और एक एटम जो होता है, कॉर्नर पे एटम्स होते हैं और एक एटम जो है वो ठीक बीचों बीच पाया जाता है। एक एटम जो है वो ठीक बीचों बीच पाया जाता है। तो हम जानते हैं कि कॉर्नर के एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करते। ये एटम इस एटम को टच नहीं करेगा, ये एटम इस एटम को टच नहीं करेगा, जबकि ये जो कॉर्नर के एटम है ये बीचों बीच जो एटम पाया जा रहा है इसको टच करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडी डायगोनल।
बॉडी डायगोनल का मतलब एक्सट्रीम कॉर्नर को मिलाने वाला डायगोनल। तो एक्सट्रीम कॉर्नर को मिलाने वाले डायगोनल की वैल्यू होती है a√3, जहां पर a होती है एज लेंथ। तो a√3 is length of the body diagonal which equals to 4 times of radius। 4 times of radius क्यों होगा? क्योंकि कॉर्नर के एटम की ये रेडियस है, बॉडी सेंटर एटम ये है और अगला कॉर्नर का एटम ये है। तो ये 4 एटम्स जो हैं ये बॉडी डायगोनल के अलाउंग मिल रहे हैं। इसकी रेडियस r है, बीच वाले का डायमीटर आएगा 2r और किनारे वाले की रेडियस, इस वाले की रेडियस आएगी, इसका डायमीटर आएगा और इसकी रेडियस आएगी। तो सम हो गया 4r। तो a√3 इक्वल टू 4r। a की वैल्यू गिवन है हमको 288 पिकोमीटर। तो 288√3 इक्वल टू 4r। तो r विल बी 288√3/4। तो अब 4 ऑप्शंस जो हमको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में हम देखेंगे कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो इट विल बी ऑप्शन नंबर 1, √3/4 288 पिकोमीटर, जो कि यहां से कैलकुलेट करने पर आ रहा है। बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से लिया गया है, जिसमें एक रिएक्शन हमको गिवन है और उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻13 एट 300 केल्विन। रिएक्शन का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G0 पूछा जा रहा है और इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ वैल्यूज को रखना है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले याद करिए कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज किस तरह से एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कनेक्टेड होता है। तो डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस RT ln K, जहां R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर इन केल्विन है, K इज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब हम लोग यहां पर वैल्यू डालते हैं। R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है। T दिया है, टेम्परेचर दिया है क्वेश्चन में 300 और K की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻13। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। अब हमें सीधा सीधा इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करना है चारों ऑप्शन से। तो बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमें साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 एग्जैक्टली मैचेस विद द आंसर। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। 1 इज करेक्ट ऑप्शन। बच्चों, अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करके। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं। पूछ रहे हैं द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी। एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा? तो बच्चों, एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, ध्यान से समझो। सल्फ्यूरिक एसिड पानी में टूटता है 2H+ का में और सल्फेट आयन में। तो
ऑक्सीडेशन के लिए हम सल्फेट आयन को यूज कर सकते हैं। सल्फेट आयन जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये टूटता है H2O8 2- में, रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और E0 ऑफ H2O8 2- स्लैश SO4 2- की वैल्यू 2.05 वोल्ट है। दूसरा, मीडियम जो है वो एक्वस है। तो पानी जब ऑक्सीडाइज होता है 2H+ बनाता है, हाफ O2 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। इसका E0 जो होता है, E0 ऑफ 2H+ O2 H2O is 1.23 वोल्ट। तो नाउ लुकिंग एट द क्वेश्चन, हमें पता है ऑक्सीडेशन के लिए कौन जाएगा। ऑक्सीडेशन उसका हमेशा होता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है। तो हम देख रहे हैं ये वैल्यू 1.23 वोल्ट है, ये ऊपर होगी, और ये 2.05 वोल्ट है, ये नीचे होगी। तो इसका मतलब हुआ कि पानी का ऑक्सीडेशन होगा, पानी का ऑक्सीडेशन होगा, और पानी का ऑक्सीडेशन होगा तो O2 गैस निकलेगी। तो आंसर विल बी 2 O2 ऑक्सीजन गैस। बच्चों, ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी गैस का फ्री एक्सपेंशन हो रहा है एडियाबैटिक कंडीशन में, तो कौन कौन से ऑप्शंस हमारे सही हैं। तो ध्यान से देखिए, जब एडियाबैटिक होता है तो Q की वैल्यू 0 होती है, Q की वैल्यू 0 होती है। और दूसरी चीज कह रहे हैं कि फ्री एक्सपेंशन है। जब बच्चों फ्री एक्सपेंशन होगा तो मतलब वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, और वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर विल बी 0। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? केमिस्ट्री में वर्क को कहते हैं -इंटीग्रल P एक्सटर्नल dV। एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो वर्क भी 0 हो जाएगा, वर्क भी 0 हो जाएगा। अगली चीज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q 0 है, डेल्टा W 0 है, तो डेल्टा U भी 0 हो जाएगा। 0 + 0 इक्वल टू 0। और डेल्टा U इज आइडियल गैस के लिए NCV डेल्टा T। चूंकि डेल्टा U 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है डेल्टा T विल बी 0। तो हमें 3 चीजें मिल गई हैं। पहली चीज Q 0 है, W 0 है, डेल्टा T 0 है। अब हम अपने चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखते हैं। किस ऑप्शन में Q भी 0 है, डेल्टा T भी 0 है और W भी 0 है, तो हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर 1। तो 1 इज करेक्ट आंसर। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया है। इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कैलकुलेशन पूछा गया है कि एक सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट का बनाया गया है बेंजीन में। बेंजीन का Kf दिया है 5.12
और सॉल्यूशन की मोलारिटी दी गई है 0.078। पूछा गया है कि डेल्टा TF या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा सॉल्यूशन का। तो बच्चों ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज KF इंटू मोलालिटी। KF की वैल्यू फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट की वैल्यू है 5.12 क्वेश्चन में गिवन है और मोलालिटी गिवन है 0.078। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.399। तो 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। तो कौन सा ऑप्शन 0.399 के क्लोज है? दैट इज 0.4। तो 0.4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर मोल्टेन CaCl2 की इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो 20 ग्राम कैल्शियम को निकालने के लिए 20 ग्राम कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितने फैराडे करंट की जरूरत पड़ेगी? बच्चों फैराडे का मतलब होता है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फैराडे का मतलब होता है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान से देखिएगा कि हम CaCl2 को जब तोड़ेंगे तो ये Ca2 प्लस और 2 Cl माइनस में टूटेगा जब ये मेल्ट होगा। इसके बाद Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कैल्शियम बनाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जितने मोल कैल्शियम के होंगे उसके दुगने मोल इलेक्ट्रॉन्स के होंगे। कैल्शियम के मोल हैं 20/40 क्योंकि 20 ग्राम कैल्शियम हमने लिया है। इट इज हाफ मोल। तो बच्चों अब स्टोइचियोमेट्री लगा सकते हैं। एक कैल्शियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने कैल्शियम होंगे उसके डबल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हाफ इंटू 2 1। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 1 फैराडे। फैराडे विल बी 1। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसको मैच कर रहा है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो 1 ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो रिएक्शन में कौन सा पैरामीटर बदल जाएगा। तो ध्यान से समझना, यह एक पूरी तरह से थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि अगर किसी रिएक्शन की प्रोग्रेस का हम ग्राफ प्लॉट करें, यहां पर रिएक्टेंट है, यहां पर मान लीजिए प्रोडक्ट है और यहां पर हमारा हाई एनर्जी पर ट्रांजिशन स्टेट है। तो इस डिफरेंस को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये जो डिफरेंस होता है इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR।
तो अगर हम गौर से देखें कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी तो हमारी नहीं बदलेगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी हमारी उतनी ही रहेगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी उतनी ही रहेगी। तो अब हम ऑप्शन में आकर के देखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी विल नॉट चेंज, heat of reaction will not change, threshold energy will not change, collision frequency क्या हो गया, पर सेकेंड होने वाले नंबर ऑफ कोलिजन्स, एक सेकेंड में होने वाले कोलिजन। तो अगर कंसंट्रेशन बदलोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदल जाएंगे और पर सेकेंड होने वाले कोलिजन्स की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब है कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल चेंज। तो सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन गैसियस स्टेट के डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कॉन्सेप्ट से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि N2 और आर्गन गैसेस को एक कंटेनर में लिया गया है जिसमें 7 ग्राम N2 है और 8 ग्राम आर्गन है। टोटल प्रेशर जो है मिक्सचर का 27 बार है। पूछा गया है नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो बच्चों डाल्टन्स लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो हम लोग सबसे पहले N2 का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज मोल ऑफ N2 7/28। 7 ग्राम N2 का मोलर मास होता है 28 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ N2 7/28 प्लस मोल ऑफ आर्गन का 8 ग्राम है, मोलर मास होता है 40। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5/9। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 विल बी 5/9 मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर हमें क्वेश्चन में गिवन है 27 बार। तो इट विल बी 9 3s are 27, 3 5s are 15। तो आंसर विल बी 15 बार। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो ये क्वेश्चन लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर से लिया गया है। हमसे पूछा गया है कि ये 4 ऑप्शंस में 4 मिक्सचर हैं, तो कौन सा मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्स लॉ से। तो बच्चों सबसे पहले एक बात समझिए कि डेविएशन कब शो होता है, उसके लिए जो कंडीशन है कि लिक्विड्स के बीच में इंटरेक्शन सेम होना चाहिए। फॉर नो डेविएशन, नहीं डेविएशन हो, इंटरेक्शन अमंग molecules should be सेम। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन है तो उस केस में डेविएशन नहीं होता है। तो यहां पर
हमें पॉजिटिव डेविएशन की बात हो रही है, तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए ये तभी होता है कि बॉन्ड्स प्रेजेंट अमंग मॉलिक्यूल्स वीकेंस अप। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो प्रेजेंट बॉन्ड है वो कमजोर अगर हो जाए तो हमारा इंटरेक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, और जब इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में कम हो जाएगा तो उस केस में पॉजिटिव डेविएशन शो होता है। तो अब हम सीधा ऑप्शंस पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इथेनॉल प्लस एसीटोन। तो इथेनॉल एसीटोन में अगर हम देखें तो इथेनॉल के केस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और एसीटोन के केस में, एसीटोन बच्चों एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। तो अगर हम इथेनॉल और एसीटोन को मिलाते हैं तो इथेनॉल के अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर पड़ जाते हैं। H बॉन्डिंग वीकेंस अप, कमजोर पड़ जाती है, इसलिए इसमें पॉजिटिव डेविएशन शो होता है। अगर हम बेंजीन और टॉल्यूइन के ऑप्शन को देखें तो ये दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें इंटरेक्शन एक जैसा ही पाया जाता है, तो ये राउल्ट्स लॉ से डेविएशन नहीं शो करेंगे। थर्ड ऑप्शन देखें, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीज इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाने से पहले इनमें कमजोर बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन मिलाने के बाद जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल के बीच में, वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है, जिस कारण से ये निगेटिव डेविएशन शो करता है। ये निगेटिव डेविएशन शो करता है। फोर्थ ऑप्शन देखो, क्लोरोईथेन ब्रोमोईथेन दोनों केस में एक जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्सेस पाए जाते हैं, इसलिए इनको मिलाएंगे तो भी इंटरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह काम करेगा, नो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो बच्चों आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, इथेनॉल एंड एसीटोन अपॉन मिक्सिंग शोज पॉजिटिव डेविएशन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि मोल कॉन्सेप्ट यानी कि स्टोइशियोमेट्री नाम के चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स।
इन चार चीजों में किसमें सबसे ज्यादा एटम्स पाए जाते हैं? तो नाउ अब हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने का क्या तरीका होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। इससे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, और मोल ऑफ एटम से नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए अवागाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट इनटू अवागाड्रो नंबर। अब अगर यहां पर गिवन डेटा को ध्यान से देखें तो सभी का वेट 1 ग्राम है। सभी का वेट 1 ग्राम है। तो वेट इज सेम। सभी का वेट 1 ग्राम है। 1 ग्राम सभी का वेट है। तो इसका मतलब हुआ कि जिसका एटॉमिक वेट कम होगा, जिसका एटॉमिक वेट कम होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। जिसका एटॉमिक वेट कम होगा उसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूले में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट इनटू एन नॉट लिखा है। एटॉमिक वेट डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर सभी का सेम है। ये 1 है, ये n0 है। तो किसी भी फ्रैक्शन की बड़ी वैल्यू के लिए अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि लेसर इज एटॉमिक वेट, मोर इज द नंबर ऑफ एटम्स। तो बच्चों अब गौर से देखिए, सभी के एटॉमिक वेट गिवन है। किसका एटॉमिक वेट सबसे कम है? वो है 7। 7 किसका है? लिथियम का। तो इसलिए लिथियम विल बी हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो इसका मतलब हुआ 4th ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से लिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें एक एटम दिया गया है ल्यूटेनियम, नीचे लिखा है 71, ऊपर लिखा है 175। इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो बच्चों ध्यान से देखना कि जो नीचे लिखा जाता है वो होता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखा जाता है ये है एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर इज 71, और हम सबको पता है कि एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। Number of protons present in nucleus is also known as atomic number। और दूसरी चीज
एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 71 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 71 होंगे। अब आगे देखते हैं कि एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास नंबर की वैल्यू दी गई है 175, प्रोटॉन की संख्या है 71 प्लस न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 175 माइनस 71 इक्वल टू 104। तो हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया वो मिल चुकी है वैल्यूज। प्रोटॉन होंगे 71, इलेक्ट्रॉन्स होंगे 71 और न्यूट्रॉन्स होंगे 104। तो अब हम ऑप्शंस में आए तो ऑप्शन 1 में साफ दिख रहा है कि प्रोटॉन्स की संख्या 71 है, न्यूट्रॉन्स की संख्या 104 है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 71 है, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन नाम के चैप्टर से लिया गया है, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गिवन रिएक्शन में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आ रहा है। रिएक्शन गिवन इज CH4 गैस प्लस 4Cl2 गैस प्लस gives CCl4 गैस लिक्विड एंड 4HCl गैस। तो कार्बन पर हमको फोकस करना है। तो बच्चों कार्बन CH4 में है और उससे बदल रहा है CCl4 में। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका क्या होता है कि हम लोग देख लेते हैं मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है। तो ये CH4 है, CH4 में हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर की कॉन्सेप्ट से कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आता है पर बॉन्ड। एक बॉन्ड से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, कार्बन की -1 होगी। इधर फिर से हाइड्रोजन +1, कार्बन -1, हाइड्रोजन +1, कार्बन -1, हाइड्रोजन +1, कार्बन -1। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज -4, -1। तो कितना हो गया बच्चों -4। तो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 होगा। अब देखते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर बनाते हैं।
CCl4। तो हमको पता है कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? क्लोरीन। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। और कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? -1। इस क्लोरीन पे -1, कार्बन पर इस बॉन्ड के कारण +1। फिर इस बॉन्ड को देखो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इस क्लोरीन, अगेन -1, कार्बन +1। फिर से इस क्लोरीन को देखो, -1, कार्बन +1। फिर से इस क्लोरीन को देखो, -1, कार्बन +1। तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन कार्बन कितनी हो जाएगी? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू +1 +1 +1 +1 इक्वल टू +4। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रोडक्ट में CCl4 है, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ रहा है, रिएक्टेंट में -4 आ रहा है। अब हम ऑप्शंस पे गौर करेंगे तो हमें दिखेगा ऑप्शन नंबर 3 -4 से +4। दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री यानी कि केमिकल एनर्जेटिक्स चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 Cl के एटम कंबाइन करके Cl2 गैस बना रहे हैं, तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? एंड चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इस बात पर हमको विचार करना है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को देखेंगे। 2 Cl गैस से बन रहे हैं Cl2 गैस। तो गौर से देखना बच्चों, 2 Cl के एटम कंबाइन करके Cl2 गैस बना रहे हैं, मतलब बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और जब भी बॉन्ड बनता है, एनर्जी इज या हीट इज रिलीज्ड। बॉन्ड बनने में अट्रैक्शन होता है और उस दौरान हीट निकलती है, और जब हीट निकलेगी तो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो डेल्टा H हो जाएगा निगेटिव। डेल्टा H हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव। अब एंट्रोपी के बारे में सोचते हैं। रिएक्शन को गौर से देखो, आपको पता चलेगा कि 2 एटम गैस के मिलकर के एक मॉलिक्यूल गैस का बना रहे हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ गैसियस स्पीशीज डिक्रीजेस। और जो गैस होती है उसमें एंट्रोपी ज्यादा होती है। गैस में एंट्रोपी ज्यादा होती है। तो 2 एटम अगर क्लोरीन के हैं तो यहां पर ज्यादा एंट्रोपी होगी, और यहां पर एक मॉलिक्यूल Cl2 का है तो इसमें एंट्रोपी कम होगी, लेस एंट्रोपी। तो अगर ज्यादा एंट्रोपी से एंट्रोपी कम हो रही है तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी
change in entropy will be नेगेटिव। तो एंट्रोपी का चेंज क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। तो हमें साफ दिख रहा है पहली चीज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच नेगेटिव है और एंट्रोपी में चेंज हो रहा है नेगेटिव, एंट्रोपी घट रही है, डेल्टा एस नेगेटिव है। तो अब हम आते हैं ऑप्शंस के ऊपर कि कौन सा ऑप्शन हमको कह रहा है कि डेल्टा एच भी निगेटिव है, डेल्टा एस भी निगेटिव है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सो 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सरफेस केमिस्ट्री नाम के चैप्टर से दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है मेजरिंग जीटा पोटेंशियल, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कि जीटा पोटेंशियल जब हम नापते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन की कौन सी प्रॉपर्टी हम देखते हैं? दैट इज विस्कोसिटी, solubility, stability of colloidal particles, size of colloidal particles। तो इसको गौर से देखिएगा कि सबसे पहले जीटा पोटेंशियल क्या होता है। तो ध्यान से समझना, एक मैं पॉजिटिव कोलाइडल को बना रहा हूं। तो पॉजिटिव कोलाइडल में क्या होगा कि ये अगर कोलाइडल पार्टिकल है जिस पे पॉजिटिव चार्ज के आयन एड्सॉर्ब हो। एक कोलाइडल पार्टिकल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के आयन एडसॉर्ब होंगे और इसको सराउंड करेगा, घेरेगा नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस जो कि सॉल्यूशन में मौजूद है। इसको सराउंड करेगा नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो कि सॉल्यूशन में मौजूद है। तो इन पॉजिटिव कोलाइडल पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज आयन के बीच में एक पोटेंशियल काम करता है जिसको कहते हैं जीटा पोटेंशियल। कोलाइडल की सरफेस और जो सरफेस लिक्विड की उसको घेरी हुई है, सराउंड कर रही है, इनके बीच में जो पोटेंशियल लगता है उसी को कहते हैं जीटा पोटेंशियल। तो बच्चों ये पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रांगली लिक्विड पार्टिकल को पकड़ के रखेगा। जितना ज्यादा ये पोटेंशियल होगा उतना स्ट्रांगली लिक्विड जो है इस पार्टिकल को कैरी करेगा, पकड़ेगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम होगा तो ये पार्टिकल टपक जाएगा, गिर जाएगा, फ्लक्कुलेट हो जाएगा, कोआगुलेट हो जाएगा। तो मतलब क्या निकल रहा है कि मोर इज जीटा पोटेंशियल, मोर इज स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कि जितनी ज्यादा जीटा पोटेंशियल होगा उतनी स्ट्रांगली सॉल्यूशन कोलाइडल पार्टिकल को कैरी करेगा। तो अब आ जाते हैं हम ऑप्शंस की तरफ। तो पहला ऑप्शन है विस्कोसिटी, नहीं। दूसरा है सॉल्युबिलिटी, कोई मतलब नहीं। तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, यस, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल विल बी मोर
अगर जीटा पोटेंशियल ज्यादा होगा। और फोर्थ है साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। नो, साइज का इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हुआ बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 into 10 to the power minus 3 second inverse. The time required to reduce 2 gram of the reactant to 0.2 ग्राम is। तो बच्चों ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे T इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, जहां पर T टाइम है, K रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, A इनिशियल अमाउंट है, A माइनस एक्स फाइनल अमाउंट है। तो हमें जो वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डालते हैं। तो टाइम इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू दी है 4.606 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लॉग ए की वैल्यू दी गई है 2 और ए माइनस एक्स की वैल्यू दी है 0.2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2.303 4.606 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लॉग के अंदर आ जाएगा 10। तो 2.303 बन जा और ये देखिए 2 बार कैंसिल हो रहा है। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। 10 टू द पावर माइनस 3 को न्यूमरेटर में ले जाओगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 3 अपॉन 2। तो इट विल बी 1000 अपॉन 2 यानी कि 500। और यूनिट क्या होगी? यहां पे के की यूनिट सेकेंड इनवर्स है तो टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकेंड। तो सही आंसर हो जाएगा 500 सेकेंड। अब चारों ऑप्शन में देखते हैं 500 सेकेंड किस में दिया है? दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। तो 3 इज करेक्ट आंसर। Hello students, so the question is which of the following is correct order of increasing field strength of ligands from coordination ligands to form coordination compounds। ओके तो अलग अलग लिगेंड्स दिए गए हैं और ये बताना है कि कौन सा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। ओके तो जो लिगेंड की स्ट्रेंथ है उसको डिटरमाइन करते हैं हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या देखते हैं हम कि उससे हम ये जज करते हैं कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस तरह से। देखिए तो कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा या वीक लिगेंड होगा, उसको जज करने के लिए 2 फैक्टर है कि वो कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पा रहा है, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को और आयन को। ठीक है, तो यहां पर जब डोनेट करने की बात आ रही है तो हमको ये देखना रहता है कि जो डोनेटिंग एलिमेंट है, डोनेटिंग क्या बोलते हैं, एटम है, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। लाइकवाइज देखो जरा ऐसे सेंट्रल मेटल एम है, इसको कोई डोनेट कर रहा है लिगेंड एक्स, तो एक्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिस से डोनेट कर, यहां पर लेट से कुछ दूसरे एटम्स भी जुड़े हुए तो उसका इफेक्ट भी होगा, मगर प्राइमरली हम किस में ऑब्जर्व क्या बोलते हैं देखेंगे एन पर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
कैसी है, यदि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इसकी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेटल को देने की, उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद एक और चीज हम देखते हैं विच इज साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, यदि साइज ऑफ ऑर्बिटल्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो डोनेशन की टेंडेंसी है वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो यदि यहां पर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किस पर प्रेजेंट होगा, एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तो यदि ऑर्बिटल का साइज बड़ा है तो क्या होगा, जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की इन द ऑर्बिटल वो क्या होगी, कम होगी यदि साइज ज्यादा है। और इसका ही साइज है ना, और यदि छोटा साइज है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, और बड़ा साइज है डेंसिटी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी कम हो जाएगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है मेटल वाई को, वो घट जाएगी। देखो यहाँ पर दो ऑर्बिटल मैंने इस तरह से बनाया, एक बड़ा ऑर्बिटल एक छोटा ऑर्बिटल। तो जो बड़ा ऑर्बिटल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, छोटे ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो कौन से ऑर्बिटल वाला जो एलिमेंट है इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जिसका साइज कैसा है, छोटा है। यहां तक समझा? इस प्रकार से तो हमको क्या देखना रहता है, साइज भी देखना रहता है। तो इस प्रकार से दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम अरेंज करते हैं। तो हम सभी को पता है कि जो कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डोनेटिंग एटम है वो कार्बन है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और साइज भी छोटा होता है। उसके बाद आता है नंबर किसका, नाइट्रोजन का। देखिए जरा, कार्बन वाला है फिर नाइट्रोजन वाला स्टार्ट हो जाता है। ओके, इस तरह से। तो अब हम यहां पर देख लेते हैं, इससे मैच कर लेते हैं जो ऑप्शंस में दिया है। तो ऑप्शन हमको क्या करना है, एससीएन देखना है, फ्लोराइड देखना है, ऑक्सलेट देखना है और साइनाइड देखना है, इस तरह से। तो देखो यहां पर हम सभी को पता है कि जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो किस में साइनाइड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंशन है, ऑप्शन 1 और 3 में साइनाइड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंशन है। अच्छा, इसके बाद भी हम देखें तो उसके बाद किसका नंबर आता है, ऑक्सलेट का आता है। देखो जरा, यहां पर ये साइनाइड हो गया, इसके बाद बताइए ऑक्सलेट आएगा आगे जाकर, ये साइनाइड के बाद ऑक्सलेट, ऑक्सलेट के बाद आ गया फ्लोराइड, फ्लोराइड के फिर आगे जाकर आता है एससीएन। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है एससीएन और एनसीएस में। यदि एनसीएस लिखा है तो जो डोनेटिंग एटम है वो नाइट्रोजन है, और एससीएन लिखा है तो जो डोनेटिंग एटम है वो कौन है, सल्फर। तो जब डोनेटिंग एटम सल्फर है तो उस केस में उसका साइज बड़ा हो जाएगा, तो इजीली वो डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर क्या मेंशन है, एनसीएस मेंशन नहीं है, एससीएन मेंशन है। तो जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइनाइड, फिर ऑक्सलेट, फिर फ्लोराइड, फिर थायोसाइनेट। तो इस तरह से जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज ओओ लिंकेज। ओके, तो ओओ लिंकेज को दूसरा नाम क्या है, ये जो ओओ लिंकेज है इसका नाम है स्टूडेंट परऑक्सी लिंक बोलते हैं इसको। ओके, तो पहला एसिड है सल्फ्यूरस एसिड। तो यदि उसका स्ट्रक्चर बनाए तो सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। क्या इसमें ओ लिंकेज है? नहीं। फिर उसके बाद ऑप्शन 2 है H2SO4। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। क्या इसमें परऑक्सी लिंकेज है क्या? नहीं, ये सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद आता है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसके नाम में ही परऑक्सी है तो जरूर से इसमें परऑक्सी लिंक तो हो गई, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर इसमें परऑक्सी लिंक प्रेजेंट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3। अच्छा, फिर ये जो लास्ट वाला है, ठीक है, पायरो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन की जगह बीच में एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्टूडेंट 3। स्टूडेंट, क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो पहली स्टेटमेंट क्या है, रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ 4% कार्बन। ये रॉन्ग है स्टूडेंट। एक्चुअली क्या होता है, जो रॉट आयरन होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है और उसमें 0.1% के अप्रोक्सीमेटली कार्बन की इंप्योरिटीज होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड वन देखते हैं, ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ SO2। ऐसा नहीं है। ब्लिस्टर्ड कॉपर में होता क्या है स्टूडेंट, कॉपर सल्फाइड है, वो क्या होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर सल्फाइड से क्या होता है, कॉपर और SO2 उससे लिबरेट होती है। ओके, तो यहां पर जो SO2 लिबरेट होती है, क्वेश्चन में दिया हुआ था स्टूडेंट CO2। तो इस तरह से जो क्या बोलते हैं ये स्टेटमेंट है, ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर CO2 की जगह क्या होना चाहिए था, यहां पर SO2 होना चाहिए था। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन। तो उसमें बोला है वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वैन आर्कल मेथड। तो यहां पर स्टूडेंट वैन आर्कल मेथड नहीं होती, कौन सी होती है, मॉन्ड प्रोसेस होती है। मॉन्ड प्रोसेस में क्या करते हैं, निकल की रिएक्शन करवाते हैं
कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जिससे टेट्रा कार्बोनेट निकल बनता है, जो कि क्या होता है, इजिली सब्लिमेट हो जाता है। अब नेक्स्ट है क्या, तो ये वाला भी जो है वो गलत हो गया। अब नेक्स्ट जो फोर्थ है स्टेटमेंट वो क्या है, पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स, दिस इज करेक्ट। जो पिग आयरन है उससे बहुत तरह के वेसल्स और क्या बोलते हैं जो सीजर्स हैं, इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। तो जो पिग आयरन है वो दैट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, सो द फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल्दो पिग आयरन इज क्वाइट इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, उसमें ज्यादा इंप्योरिटीज होती है जिसके कारण वो ब्रिटल होता है, बट स्टिल इट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, सो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटायनिक डिटर्जेंट। तो जो डिटर्जेंट है उसमें क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसमें हाइड्रोफोबिक टेल होती है और क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। तो जो हेड है वो जनरली क्या होता है, एक आयन उस पर प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो वाटर से अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेल है, तो यहाँ पर सभी में क्या होगा, टेल होगा। अब जो कैटायनिक डिटर्जेंट है उसका जो हेड है उस पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होना चाहिए। वेरएज यदि हम नाम से देखें तो क्या हो रहा है, सल्फेट, तो सल्फेट के केस में क्या होगा, एक लंबी सी चेन होगी और SO4- इस तरह से होगा, ठीक है। आगे का स्ट्रक्चर ये लंबी सी चेन में क्या है वो नहीं पता, कोई बात नहीं, सल्फेट तो है तो इसके ऊपर क्या नेगेटिव आयन, तो ये तो क्या हो जाएगा, एनायनिक डिटर्जेंट होगा, ना कि कैटायनिक। अच्छा, सोडियम स्टेरेट, तो उसमें क्या होगा, ऐसे ही लंबी से कार्बन की चेन होगी, COO- इस तरह से होगा। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम। देखिए नाम में कह रहा है अमोनियम, तो अमोनियम मतलब जरूर से वो क्या है, कैटायनिक है, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरह से फॉर्मूला होता है, CH3 CH2 फिर CH3 और ये CH3, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव आयन, और यहां पर ऐसा ब्रोमाइड। तो यहां पर हम देख रहे हैं लॉन्ग कार्बन चेन, हाइड्रोफोबिक चेन है, और जो हेड है वो कैसा, कैटायनिक, तो जरूर से यही आंसर होना चाहिए। अच्छा, लास्ट वाला और देख लें, तो लास्ट वाले में क्या है, सल्फोनेट, तो यहां पर SO3- है ना, लॉन्ग चेन हो जाएगी और SO3- कुछ इस तरह से होगा। ओके, तो इस तरह से ये सारे के सारे कैटायनिक है, एनायनिक है, ओनली 3 इज द ऑप्शन जिसमें जो हमारा क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक जो सेंटर है वो कैसा है, कैटायनिक है, सो 3 इज द आंसर। स्टूडेंट, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर देखिए पहले स्टेटमेंट क्या बोला है, इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विद ब्लड, बिल्कुल है, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा क्या, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ये भी सही है, क्यों, क्योंकि आज हमारा जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और अलग अलग ऑर्गन तक ऑक्सीजन को लेके जाता है। मगर यहाँ पर सिंस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड पहले से उससे अटैच हो गया हीमोग्लोबिन से, अब वो ऑक्सीजन को अटैच नहीं कर सकता हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो गया। देयरफॉर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की रिड्यूस कर देता है। अगला, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हमको नॉट करेक्ट देखना है। तीसरे में देखिए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है स्टूडेंट वो 300 टाइम मोर स्टेबल होता है किसी कंपैरिजन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के। तभी तो एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में क्या बोलते हैं, ब्लड से अटैच हो जाए हीमोग्लोबिन से, तो इजिली वो क्या करता है, रिमूव नहीं हो पाती, और उसके कारण क्या होता है, जो बहुत क्या बोलते हैं, सीवियरली डैमेज हो जाती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अगला देख लेते हैं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट कैसा है स्टूडेंट, रॉन्ग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था। अगला क्या हो जाएगा, इट प्रोड्यूसेस ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि देखो कंप्लीट कंबशन करते हैं तो क्या बनता है, C+O2 CO2, ये होता है कंप्लीट कंबशन, बट यहाँ पर पार्शियल या इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो उस केस में क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट वो भी करेक्ट है, तो हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट इज 3, और उसमें क्या है, जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो 300 टाइम मोर स्टेबल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स, पार्टिसिपेट्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP, एंड विथ सोडियम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। ओके स्टूडेंट, जो नर्व सिग्नल्स हैं उनके ट्रांसमिशन में सोडियम और पोटेशियम आयंस यूज होते हैं, तो यहाँ पर सोडियम के साथ क्या होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए। और ये जो स्टूडेंट पोटेशियम है, पोटेशियम जो हमारी सेल्स होती है उनके अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो वो बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं, लाइक वही यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की रिएक्शंस मेंशन है, और बहुत तरह के एंजाइम्स हैं, उनको भी वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पर हमको जो मेन पॉइंट क्या बोलते हैं पकड़ना था, वो यहाँ से नर्व सिग्नल।
ओके तो नर्व सिग्नल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम आयन ही यूज होते हैं। जो नर्व सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रैवल करने के लिए एक हमको क्या चाहिए, आयंस चाहिए। तो वहां पर वो आयन कौन प्रोवाइड होते हैं, सोडियम और पोटेशियम आयंस यूज होते हैं वहां पर। ओके सो इन दिस वे द करेक्ट आंसर इज 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए। तो यहाँ पर यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, NH2CO NH2। तो ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, पानी के साथ, और क्या फॉर्म कर रहा है, ए। अच्छा यूरिया जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, NH2COO माइनस और NH4 प्लस, इस तरह से। तो इसका नाम है स्टूडेंट अमोनियम कार्बामेट। ओके तो अमोनियम कार्बामेट फॉर्म होता है। ये जो है आप फिर फर्दर डिकम्पोज हो जाता है किसमें, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन में बोला है ए विल डिकम्पोज टू गिव बी। तो यहां पर स्टूडेंट जो हमारा बी है वो क्या हो जाएगा, अमोनिया। अब ये जो अमोनिया है इसको फर्दर हम पास कर रहे हैं, क्वेश्चन में मेंशन है aqueous कॉपर सॉल्यूशन से, कॉपर प्लस 2 आयन के aqueous सॉल्यूशन से। तो एज वी नो कॉपर के साथ जो अमोनिया है, अमोनिया इज अ गुड लिगेंड, तो अमोनिया उसके साथ अटैच होकर क्या बना देता है, स्क्वायर प्लैनर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है इस तरह से। और ये जो कॉम्प्लेक्स है यही क्या है, सी है, जिसका कलर जो है स्टूडेंट डीप ब्लू होता है। ओके तो इस तरह से यदि हम देखें तो जो ऑप्शन में हमको सी पूछा गया है क्वेश्चन में, तो कहां पर है सी हमको देखने को मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो सेकेंड है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स देखिए यहां पर हमको 2 कॉलम्स हैं, उनको क्या करना है, रिस्पेक्टिव करेक्टली मैच करना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम इसको बोलते हैं सिंथेसिस गैस या सिन गैस। तो यहाँ पर कहां पर मेंशन है, हमको थर्ड में मेंशन है, 1 2 3 है ना, तो हमको ये थर्ड में मेंशन है। ओके इसके बाद क्या है, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे होती है स्टूडेंट, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो वो तो कहां पर प्रेजेंट है, 1 में प्रेजेंट है। ओके अब सी देख लेते हैं। तो B2H6 क्या है स्टूडेंट, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। तो कहां पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कहां पर है, सेकंड पर मेंशन है। अच्छा वो किस तरह से, देखो जरा, B2H6 में क्या होता है, ऐसे करके एक ब्रिज बॉन्ड बनता है। ठीक है अब ये जो ब्रिज वाला बॉन्ड है ये टर्मिनल हाइड्रोजन होगा, ये T टर्मिनल, और ये वाले क्या हो गए, ब्रिज वाले हाइड्रोजन हो गए। ओके तो जो ब्रिज वाले हाइड्रोजन है, बोरॉन, ब्रिज हाइड्रोजन इन बोरॉन, ये कैसा होता है स्टूडेंट, 2 सेंटर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। तो ये जो बॉन्ड है वो कैसा है, 2 बॉन्ड बन रहा है, मगर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ये जो बनाना बॉन्ड है इसमें क्या हो रहा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है तो इसलिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। क्या ये नॉन प्लेनर है, हाँ ये नॉन प्लेनर भी है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड भी है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है, लेट से ये जो कॉर्नर वाले सारे टर्मिनल हाइड्रोजन हैं वो बोर्ड के प्लेन पर है, तो ये दोनों जो हाइड्रोजन है बोर्ड के प्लेन के ऊपर और नीचे होंगे रिस्पेक्टिवली। बट बात यह ना कि फिर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है फिर वो किसी और पे सूट नहीं कर रहा, इसलिए हमने सिर्फ इसको कहां पर, सी के साथ मैच कर दिया। अच्छा H2O2 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ठीक है तो देखने में लग रहा होगा ये तो क्या प्लेनर, नहीं एक्चुअली में क्या, यदि ये दोनों ऑक्सीजन बोर्ड के प्लेन पर है तो वाला हाइड्रोजन बोर्ड के बाहर, तो वाला बोर्ड के अंदर होगा, कुछ इस तरह से। और ये ऐसा, अब ये करेक्ट है। ओके तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो इस तरह से आखिरी के लिए कौन सा बच गया हमारा, फिर 4 है ना, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, डी के लिए क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा। स्टूडेंट्स सो द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, क्रोमियम +2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2। इसका क्या मतलब है कि जो क्रोमियम है उसकी टेंडेंसी क्रोमियम +3 बनने और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में, आयरन +2 से आयरन +3 बनना। अच्छा तो ये तो एक तरह से क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, इसको हम उनकी SRP और SOP वैल्यू से देखते हैं। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसकी SOP वैल्यू जो हम देखें तो क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3, इसकी स्टूडेंट जो SOP वैल्यू है उसकी वैल्यू आती है 0.41 वोल्ट्स। अच्छा यदि हम आयरन के लिए बात करें तो आयरन के लिए जिसकी SOP वैल्यू आएगी
इट विल बी अराउंड 0.77 माइनस 0.77 वोल्ट्स। ओके, तो हम यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एसओपी वैल्यू है, मतलब जिसकी एसओपी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उसकी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज उतनी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर एसओपी वैल्यू हायर किसकी है? क्रोमियम की। तो क्रोमियम जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन फटाक से डोनेट कर देगा किसको? सामने उससे जो रिएक्शन कर रहा है उसको। ठीक है, तो क्रोमियम इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन आयरन। इस तरह से हम उसकी एसओपी वैल्यू से देख सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अच्छा, अब बाकी दो स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो सिंपल थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स हैं। क्या होता है? दैट ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड आल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, व्हिच इज ट्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे आयरन, कोई भी आप ले लीजिए, सारे के सारे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करते हैं। आयरन +3 +2 करता है, मैंगनीज तो +2 से लेकर +7 तक काफी सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसी तरह से जो क्रोमियम है वो भी क्या करता है स्टूडेंट? +2 से लेकर +6 तक शो करता है। तो इस तरह से जो एलिमेंट्स हैं अलग अलग तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो वो दोनों की तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। वो कॉम्प्लेक्सेस भी फॉर्म करते हैं और अपनी जो सरफेस है उस पर क्या करते हैं? दे हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द गैसेस आल्सो। ठीक है, तो इस तरह से वो डिफरेंट वेराइटी से क्या करते हैं? कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अब स्टेटमेंट 3 को पढ़ते हैं। तो क्या इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में बोला है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? एक कोई कॉम्प्लेक्स रहेगा, है ना। तो यहां पर जो वॉइड है, ये जो वॉइड है, इस वॉइड में क्या हो गया? वॉइड में जगह कम है, मगर लेट से आयरन है। ठीक है, तो आयरन का जो लैटिस है उसके वॉइड में बीच में क्या फंस गया है? कार्बन फंस गया है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। सो यहां पर जो मेंशन है विच इज करेक्ट। ठीक है, क्या बोला है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोस दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। ओके, तो ये भी एक सिंपल थ्योरेटिकल पोर्शन था विच इज करेक्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट चेक करते हैं। उसमें क्या बोला है? द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन आर नॉट सेम। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है दोनों में जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है? +6 होती है। देख भी सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, देखो स्टूडेंट, क्रोमेट की, तो क्रोमियम की लेट से मैं अज्यूम कर लेता हूं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? X। क्रोमेट के लिए CrO4 -2। तो क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज हो गया? X। अच्छा, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? ऑक्सीजन -2 होता है और ओवरऑल कितना है? -2 चार्ज है एटम के ऊपर। तो इस तरह से यदि हम सॉल्व करते हैं तो X बराबर आता है स्टूडेंट +6। अच्छा, अब डाइक्रोमेट देख लेते हैं। तो Cr2O7 -2। तो यहां पर मैं अज्यूम कर लेता हूं क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है? Y। कितने क्रोमियम है? 2। तो कितना हो गया स्टूडेंट? 2Y। अच्छा, ऑक्सीजन कितने? 7। हर ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है स्टूडेंट? -2। अच्छा, ओवरऑल कितना चार्ज है एटम के ऊपर? सॉरी, जो मॉलिक्यूल आयन है उसके ऊपर कितना चार्ज है? -2। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट जो Y की वैल्यू है वो भी कितनी आ रही है स्टूडेंट? +6 आ रही है। तो X और Y हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? दोनों की वैल्यू तो सेम है। ओके, तो जो लास्ट स्टेटमेंट था वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही तो देखना था। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4।